बीजेपी के पूर्व जोन चेयरमैन ने किया आत्महत्या। सुसाइड नोट में कर्ज की परेशानी का किया जिक्र। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ज्योतिनगर इलाके में हुई वारदात। जन्मदिन का सामान लेने जा रहे युवक को मारी गोली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने किया सरेंडर। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत जर्जर। 60 फुटा रोड पर गहरे गड्ढे और खुले पड़े हैं सीवर। जनता की प्रशासन से जल्द समाधान करने की अपील। एमसीडी में हंगामे पर पार्षदों ने किया तीखा हमला। पार्षदों ने आप और केजरीवाल पर उठाए सवाल। पूर्वी दिल्ली के पार्षदों ने आप की रणनीति को नकारा। विधायक अरविंदर सिंह लवली की माता का अंतिम संस्कार। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और सीएम रेखा गुप्ता भी रही मौजूद। गुलाम नबी आजाद, हर्ष मल्होत्रा, तिवारी और विधुड़ी भी रहे मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी जिले के बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व जोन चेयरमैन ठाकुर अवधेश कुमार ने यमुना विहार स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उस वक्त वारदात को अंजाम दिया जब जिला कार्यालय में कोई नहीं था। भजनपुरा थाने ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शव के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें कर्ज ना उतार पाने की वजह से खुदकुशी करने की बात लिखी है। आपको बता दें कि अवधेश कुमार अपने परिवार के साथ तुकमीरपुर में रहते थे। परिवार में पत्नी सुधा, बेटा संजय और बेटी है। परिवार ने बताया कि अवधेश कुमार सुबह करीब 7 बजे बिना कुछ बताए घर से चले गए थे। आशंका है कि वे सीधे जिला कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद दिन में 11 बजे भजनपुरा थाने को बीजेपी के उत्तर पूर्वी जिला कार्यालय के नेताओं ने सूचना दी कि अवधेश कुमार ने अंदर से कार्यालय का गेट बंद किया हुआ है, वह खोल नहीं पा रहे हैं। पुलिस किसी तरह से गेट खोलकर अंदर गई तो सामने अवधेश कुमार ने आईटी विभाग के कैमरे में पंखे के सहारे फंदा लगाया हुआ था। पुलिस किसी तरह से गेट खोलकर अंदर गई तो सामने अवधेश कुमार ने आईटी विभाग के कमरे में पंखे के सहारे फंदा लगाया हुआ था। जिले के बीजेपी नेताओं का कहना है कि अवधेश कुमार पिछले कई माह से डिप्रेशन में चल रहे थे। ज्योतिनगर थाना इलाका सोमवार शाम को गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बता दें कि जन्मदिन का सामान लेने जा रहे एक युवक और उसके दोस्त को गोली मारने का मामला सामने आया है। वही बदमाशों ने ऊपर से देख रहे एक टेलर को भी गोली मारी। घायलों की पहचान आकाश चिकारा, आकाश माता और मुकेश मास्टर के रूप में हुई है। फायरिंग में एक राहगीर समेत एक अन्य को भी गोली लगी है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गोली मारने वाले आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद थाने में सरेंडर कर दिया है। पता चला है कि आपसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक आकाश चिकारा ज्योतिनगर इलाके में परिवार के साथ रहता है और उसके परिवार में मां के अलावा कोई सदस्य नहीं है। आकाश की मां ने बताया कि सोमवार को उनके बेटे का जन्मदिन था। सोमवार रात करीब 8:45 पर वह अपने दोस्त के साथ मिलकर दुकान से सामान लेने गया था। इसी दौरान घात लगाकर बैठे बदमाशों ने आकाश व उसके दोस्त पर फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर ऊपर से टेलर मास्टर ने नीचे देखा तो बदमाशों ने उसे भी गोली मार दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए, लेकिन बाद में आरोपी ने थाने में जाकर खुद सरेंडर कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी अंकित की तरफ से भी एक शख्स को गोली लगी है। उसको गोली कैसे लगी इस बात की जांच की जा रही है। वहीं आकाश चिकारा की मां का आरोप है कि क्रॉस केस करने के लिए आरोपियों ने खुद के सदस्य को गोली मारी है। इसमें 5 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिसमें से 2 यहाँ मौके पे मौजूद थे। बाकी जो 3 लोग हैं उनका आपस में झड़प थी, उसमें फायरिंग हुई है, जिसमें 5 इंजर्ड हुए और उनको जीटीबी अस्पताल ले जाया गया है। ज्योतिनगर थाने में यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी तफ्तीश की जा रही है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में हमारे पास कुछ क्लूज़ हैं, उसके बेसिस पे उनको शिनाख्त करके गिरफ्तारी की जाए। मामला ये हुआ है
इनका कहना है कि इसमें तो यहाँ पे अवैध लाइटें चलती हैं, यूपी से दिल्ली में ट्रांसफर होती है, उसका अवैध लोग पैसा ले रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। और इन्होंने कंप्लेंट करी है, तो ताकि इन पे भैया बुराई बनाई गई है, इन पे फायरिंग करी गई है कि आप इस चीज की कंप्लेंट क्यों कर रहे हो। इस चीज में आज इनका भाई, इनके भाई का दोस्त जो यहाँ पे आज इनसे मिलने आया था, प्लस दो पड़ोसी निर्दोष आदमी जो जैसे मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं वो भी खड़े थे, उनके भी फायरिंग लगी है। वो भी बेचारे जीपी हॉस्पिटल में भर्ती है, इनका भाई भर्ती है, इनके भाई का दोस्त भर्ती है, 4 आदमी ऑन द स्पॉट भर्ती है जीपी अस्पताल में, जितने गोली लगी। तो इनको धमकाया गया है, प्रताड़ना करी गई, लेकिन ये उसके खिलाफ नहीं मुड़े। इन्होंने बोला जो भी होगा कोर्ट से न्याय होगा, प्रशासन द्वारा न्याय होगा, उसका चीज के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई करते रहे। इनका नाम आता है, इसलिए इनको धमकाने डराने के चक्कर में ये चीजें हुई। ये कितने बजे की बात है? ये है सर 8, 8:30, पौने 8, पौने 9 ऐसे बात है, 8:30 पौने 9 के बीच। दिल्ली की सड़कों की हालत पर हमेशा राजनीति होती रहती है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर देखते हैं तो स्थिति अलग ही नजर आती है। कई इलाकों में सड़कें टूटी हुई है और मरम्मत के बिना छोड़ दी गई है, जिससे आए दिन सड़क हादसे की घटनाएं होती हैं। हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने विश्वासनगर, जगतपुरी, राधेपुरी, भीकम सिंह कॉलोनी जैसे इलाकों का जायजा लिया, जहां सड़क की खस्ता हालत नजर आई। इन सड़कों पर ना तो कोई मरम्मत हो रही है और ना ही सड़कें बनाई जा रही हैं। हालत ये है कि लोग हर दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है। खासकर विश्वासनगर की 60 फुटा रोड पर सड़क की हालत और भी खराब है। यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या तो है ही, साथ ही सड़क में गहरे गड्ढे और खुले सीवर के होल्स लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। इसके बावजूद सरकार द्वारा किए गए वादे और दावे वास्तविकता से काफी दूर है। वहीं संवाददाता विवेक पठानिया ने विकास मार्ग कृष्णा नगर और गांधीनगर का जायजा लिया। विकास मार्ग पर कुछ मरम्मत का काम हुआ था, लेकिन कृष्णा नगर और गांधीनगर जैसे इलाकों में सड़कें पूरी तरह से जर्जर पड़ी है। जनता का कहना है कि आप सरकार ने कई दावे किए थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो। दिल्ली की सड़कों की स्थिति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और लोग चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करे। दिखा रही खराब है, पीछे शुरू हो रही बनने ना। हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे कितने दिन पहले खोदा था सड़क? ये सड़क को हो गया दिसंबर में खोदी है। ठीक है, उसके बाद कोई आया नहीं यहाँ पे बनाया? नहीं, तो काम चल रहा है पीछे। हाँ जी, बहुत पहले भी साथ। हाँ जी, तो दिक्कतें होती है ऐसे में? दिक्कत का बहुत, यहाँ स्कूटी वाले पटक रहे थे, कल तो एक बार बहुत बुरी तरह गिरी। धूल वगैरह उड़ती रहती है? धूल उड़ती है और यहाँ रोज के 4 से 10 तो गिरते हैं स्कूटी से। क्या होना क्या चाहिए ऐसे में? ऐसे में क्या कर सकते बताओ। ये मैडम सड़क अगर बन जाए बढ़िया से तो बहुत सुविधा है, अगर नहीं बने तो बहुत परेशानी है। अभी क्या दिक्कत होती है? अभी तो बहुत दिक्कत है मैम, अगर गाड़ी आ रही है तो कहीं इधर गड्ढा है, कभी उधर गड्ढा है। काम चल रहा है पीछे से, लेकिन खोद पहले दिया यहाँ पे? खोद पहले दिया, ये हो गया 2 महीने हो गए। 2 महीने से ज़्यादा हो गए। ज़्यादा हो गए, तीसरा महीना लग गया। दिसंबर में लग गया था, ये तीसरा महीना लग गया है, लेकिन अभी इसका कोई सुनवाई नहीं है। अब देखो, अब वहाँ से आते आते और 1-2 महीना लग जाए। परेशानी हो रही लोगों निकलने? परेशानी बहुत है, परेशानी है, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी मैम। सड़क टूटी है या नहीं है? हाँ, टूटी हुई तो है और जाम भी काफ़ी लगा रहता है। ये ट्रैफिक ज़्यादा चलने लग गया है। ये दिक्कतें होती है लोगों को, जाम में फंसे रहते हैं, बस ये सड़क टूटी उनसे क्या लोग कई बार रिक्शा या स्कूटी वाले फिसल भी जाते हैं या गिरते हो? कभी कभी ये सीवर की वजह से जो धसे हुए हैं ना, ये उस वजह से। अच्छा, ये होना क्या चाहिए था इसके लिए? होना ये सही हो। ये सड़कें बनाई जाती है, वैसे मरम्मत वगैरह होती है उनकी? नहीं, अभी तो सड़क बनी थी, 2-3 साल पहले बनी हुई है सड़क। ये लेकिन हालत इनकी खराब हो गई इसकी। तो मेटेरियल कम लगा होगा। ये बहुत खराब हालत है, सही करवाइए बोल के उनको। दिक्कतें कितनी होती है? दिक्कत बहुत होती है, गाड़ी पलटती है कई बार, क्या होता है? गाड़ी नहीं पड़ती, गड्ढे तो है ही हैं, ब्रेक लगाने पड़ते हैं। देखिए, सड़कों की हालत इस समय काफ़ी ख़राब थी। पीछे कुछ सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन जो मेन रोड्स हैं, जो बाहर के आउटर रोड्स हैं, वहाँ पर अभी मरम्मत नहीं हो पा रही थी। और गलियों में भी काफ़ी, जैसे कि हम लोग अपनी ही गली को देखते हैं अगर, तो अभी उसमें भी मरम्मत का भी काफ़ी समय हो चुका है, मरम्मत भी नहीं हुई और रोड बनी भी नहीं है। तो हमारा स्वीक एजेंसियों से आग्रह है कि कम से कम जो जितनी इंटरनल रोड हैं उनको तो कम से कम जल्द से जल्द इनको या तो ठीक किया जाए या नए सिरे से बनाया जाए। सोमवार को हुए एमसीडी के बजट में हंगामे पर पूर्वी दिल्ली के पार्षदों से जब हमने बात की तो उन्होंने इस घटना को निंदनीय बताया। पार्षद बहन प्रीति ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के एमसीडी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि महापौर तो केवल अपने ही दल की राजनीति कर रहे थे और वह शायद भूल गए थे कि वह महापौर पूरी दिल्ली के हैं। वहीं पार्षद संदीप कपूर ने कहा कि आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी का भाषण चल रहा हो और बजट सत्र को
स्थगित कर दिया जाए। इसी के साथ ही पार्षद राजू सचदेवा ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि ऐसी राजनीति आम आदमी पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि वह भयभीत है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरह गई है, इस तरह अब एमसीडी में भी जाने वाली है, क्योंकि आप बीजेपी एमसीडी में भी बहुमत में आ गई है। वहीं आपकी पार्षद ज्योति रानी ने आरोपों को निंदनीय बताया, कहा शोर की शुरुआत बीजेपी ने की थी। देखिए, एक अराजक पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उससे उम्मीद नहीं की जा सकती। विपक्ष की आवाज़ को लगातार पिछले 2 सालों से दबाया जा रहा है, और जब एजेंडा के हिसाब से जो मेयर ने तय किया कि नेता विपक्ष को बजट में अपना प्रस्ताव रखना, अपने सुझाव देने हैं और निगम कैसे अच्छा चल सकता है, कैसे रेवेन्यू बढ़ सकता है, उस समय जब कई दिनों की मेहनत के बाद नेता विपक्ष राजा इकबाल जी अपना बजट का भाषण पढ़ने आए, तो सबसे पहले इनके नेता सदन खड़े होकर उन्होंने व्यवधान किया, सभी सदस्यों को उकसाया कि इस भाषण को ना आने दे, जबकि इनकी पार्टी से आए हुए मेयर ने लगातार अपील की आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों से, नेता सदन से, कि व्यवधान ना डाला जाए। लेकिन ये इतने अराजक हो चुके हैं कि अपने नेता की बात भी इन्होंने नहीं सुनी और पूरे भाषण में व्यवधान दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सच्चे सिपाही के नाते राजा इकबाल जी ने अपना भाषण पूरा पढ़ा, उसमें सुझाव भी दिए सबके लिए। मेयर को जैसे ही शैली ओबराय ने उठने के लिए बोला तो तुरंत उसने स्थगित कर दिया। कमिश्नर साहब अश्विनी जी वहाँ बैठे रहे और उन्होंने पूरा, राजा इकबाल जी ने अपना पूरा बजट पेश जो था पूरा सुनाया। उसके बाद हम सब वापसी वहाँ से आए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि मेयर तो पूरी दिल्ली का है, मेयर को पक्षपात नहीं करना चाहिए और मेयर को पूरे सबकी बातें सुननी चाहिए जो नहीं सुनते। क्योंकि पहले भी हमने देखा है, जो पहले भी हाउस लगते थे उस हाउस में भी शैली ओबराय को नीचे से मैसेज आता था, उड़ के चले जाते थे। तो वही हाल उसने मेयर ने कल भी वही किया। शैली ओबराय ने जैसे ही मैसेज किया तो उसने स्थगित कर दिया। सुनना तो दूर, अगला तो उठ के चला गया। जो महापौर है, महापौर पार्टी का नहीं था, वो महापौर दिल्ली का था। और बजट एक बहुत ऐसी एक अहमियत रखने वाला है कि पूरी दिल्ली का बजट उसमें हम कॉरपोरेशन का लेकर आते हैं, और उस शख्स ने कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए सीट छोड़ दी। इससे शर्मनाक घटना तो कोई हो ही नहीं सकती। और आज सुबह मैं पेपर में पढ़ रही थी, जो वो पब्लिक के बीच में मुंगेरी लाल के सपने जो केजरीवाल दिखाता रहा, उसमें एक और जाते जाते सपना, उसको पता है कि अब हम विपक्ष में बैठेंगे, पक्ष में तो अब बीजेपी खड़ी आई, अगले महीने में तो बीजेपी आ जाएगी। तो उनको ये लग रहा है कि अब मैं जाते जाते एक शगुफा और छोड़ दूं जो पब्लिक के बीच में, जी हम ये टैक्स माफ़ कर रहे हैं, ये हाउस टैक्स माफ़ कर रहे हैं, हम रेंट वालों के माफ़ कर रहे हैं। उसको तो ये है कि कहीं अब 5 साल तो भाई तेरा कुछ होने का ही नहीं। देखिए, मामला तो वो कुछ नहीं है। एक्चुअली आपको पता ही है कि एमसीडी में हमारी सत्ता है, लेकिन बीजेपी वालों को रास नहीं आ रही है। जब हमारा सदन होता है तो वो लोग भी हंगामा करते हैं। सबसे पहले हंगामा वही लोग स्टार्ट करते हैं, वही लोग मतलब आम आदमी पार्टी को गिराने चाहते हैं, लोगों से आपसी में रंजिश करते हैं, वो लोग आपसी में गुस्सा करते हैं वो लोग। और टेबल पर खुद मेरे की चेयर पे टेबल पर चढ़ के खुद हंगामा करते हैं और ना हमारा आम आदमी पार्टी के लेते हैं। देखो, हम चाहते हैं कि सदन में आप लोग आए हो तो सदन में हाउस लगने दो। अगर बजट का है तो बजट भी पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, सबका हक है, हमारा भी पढ़ा जाएगा और उनका भी पढ़ा जाएगा। लेकिन जो हंगामा स्टार्ट हुआ था वो उनकी तरफ से हुआ था। हम तो बस उसका आंसर दे कि जय, भी हमने सिर्फ यही बोला जय। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा के विधायक अरविंदर सिंह लवली की माता देविंदर कौर का निधन हो गया। वह पिछले कई दिनों से बीमार थी। मंगलवार को गीता कॉलोनी के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस मौके पर बीजेपी समेत सभी पार्टियों के नेता परिवार के साथ खड़े नजर आए। इनमें केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सीएम रेखा गुप्ता, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाब नबी आजाद, सांसद मनोज तिवारी और रामवीर सिंह बिधुड़ी ने वहां आकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। कई वर्तमान और पूर्व विधायक भी इस मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। गीता कॉलोनी शमशान घाट पर बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण जाम की स्थिति भी पैदा हो गई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी माता जी का देहांत हुआ है। मैं भारत सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करता हूं। अरविंदर लवली जी की माता जी का जाना हम पूरे भाजपा परिवार के लिए शोक का विषय है। आज उनकी अंतिम क्रिया में हम लोग भाग लिए। बस ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उनको अपने चरणों में स्थान दें। अरविंदर सिंह लवली जी की माता जी का
कल देहांत हो गया, मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दें और इस दुख को सहने की पूरे परिवार को शक्ति दें। अरविंदर सिंह लवली जी की माता जी का देहांत हुआ है। अरविंदर सिंह लवली जी को सभी लोग जानते हैं, समाज में उन्होंने बहुत अनेक वर्षों तक सेवा दी है। उनकी माता जी कई समय से, लंबे समय से बीमार चल रही थी, उनकी सेवा भी उन्होंने पूरे तन्मयता से के साथ की, लेकिन ईश्वर को। शादर जिला की एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की टीम ने इंटर स्टेट ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए गीता कॉलोनी इलाके से 2 महिला ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 10 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है। शादरा जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान पूजा और संजू देवी के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की टीम को गुप्त सूचना मिली कि बिहार से दिल्ली के गीता कॉलोनी में भारी मात्रा में गांजा लाया जाने वाला है। सूचना मिलते ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम का गठन किया गया। टीम ने गीता कॉलोनी इलाके में ट्रैप लगाकर ऑटो से पहुंची 2 महिला तस्कर को पकड़ लिया। महिला आरोपियों के पास से मौजूद 2 ट्रॉली बैग से 10 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बिहार के सुपौल से संजू नाम के युवक से गांजा लेकर आती और उसे दिल्ली में सप्लाई करती हैं। थाना शादरा पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बता दें कि पुलिस की टीम ने 2 नाबालिग ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के पास से चोरी की एक स्कूटी और एक बाइक बरामद हुई है। इसे लेकर शादरा जिले के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि शादरा थाने में स्कूटी चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद इस मामले में शामिल 2 नाबालिग ऑटो लिफ्टर को शादरा थाना की टीम ने नवीन शादरा इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से चोरी की स्कूटी के अलावा चोरी की एक बाइक भी बरामद हुई, जिसे आरोपी ने नोएडा से चुराया था। दिल्ली के यमुना खादर इलाके में झुग्गियां तोड़ने की मुहिम के तहत स्थानीय लोगों ने अपनी झुग्गियां खुद ही खाली कर दी। एक महिला पूजा ने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से यहाँ रह रही हूँ। हमें मकान ढहाने का नोटिस मिला है, हम खुद ही झुग्गी खाली कर रहे हैं ताकि हमारे सामान को नुकसान ना पहुँचे। हमें पुलिस का फोन आया था कि हम अपना मकान खाली करें। इस कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन लोग खुद ही अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक है, क्योंकि कई परिवारों को अपने जीवन भर की मेहनत और यादें छोड़नी पड़ रही हैं। प्रशासन द्वारा की जा रही इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोग गुस्से में हैं और उनके पास अब रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। जी दिया है। कब का दिया था? आज का ही। अच्छा, 4 से 5 तक का। तो आज तोड़ने के लिए अभी आए या आप अपने आप जा रहे हैं? नहीं, हम अपने आप खोल रहे हैं अभी तो, कि सामान वगैरह ना ले जाए, नुकसान ना करें। अच्छा, पुलिस वाले आए अभी? अभी नहीं आए। अभी बोलते नहीं गए? फोन आया था पुलिस वालों को कि सामान अपना हटा लो। अच्छा, अभी आए नहीं। आए नहीं? बुलडोजर ऊपर खड़े हैं, लेकिन बुलडोजर आ गया है? जी। काफी साल से यहाँ लोग आ रह रहे हैं? हाँ। कितनी झुग्गियाँ हुई हैं? कम से कम पहले तो बहुत सारी थी, कुछ लोग यहाँ से चले भी गए और अभी हम झुग्गी टूट गई थी 2 साल पहले भी, फिर आ गए हम वापसी यहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूलों में स्मार्टफोन लाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को लेकर पेरेंट्स और स्कूल प्रशासन में असहमति है। पेरेंट्स का मानना है कि बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसका उपयोग मनोरंजन और दूसरी गैर शैक्षिक चीज़ों के लिए होता है। हालांकि कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना है कि स्मार्टफोन से बच्चों को नॉलेज मिलती है और स्कूलों के अपडेट्स भी मिलते हैं, लेकिन अधिकांश समय बच्चे मोबाइल में ही खोए रहते हैं और उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। स्कूलों में स्मार्टफोन का उपयोग सीमित करना या उसे पूरी तरह से प्रतिबंध करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वहीं प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल सरिता सक्सेना का मानना है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन किया जाना चाहिए और यदि फोन दिया जाए तो वह केवल कॉलिंग के लिए हो, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उनका मानना है कि स्कूलों में फोन लाना जोखिमपूर्ण हो सकता है। आज हाई कोर्ट का जो बुलेटिन आया है उसमें एक बात ये साफ की है उन्होंने कि बच्चों पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि वो ना लेकर आए, लेकिन ये बहुत एक मतलब इसके ऊपर तो एक सर्वे होना चाहिए और इसके बाद एक डिबेट होनी चाहिए इसमें बच्चों की भी कि क्या ये ठीक है। एक तो बच्चा क्लास में, आप अपने घर के बच्चों को देखिए, अगर आपने मोबाइल के लिए उन्हें मना किया है तो क्या वो रुक जाते हैं? नहीं रुकते। इसका मतलब क्लास में तो वो लिबर्टी उनको मिल गई और वो सब नीचे मुंह करके वो अपना काम कर रहे हैं। टीचर इज टीचिंग बट
इट इज़ ऑफ नो यूज़। नहीं, गलत है, फ़ोन नहीं चाहिए बच्चों के लिए। फ़ोन से तो आजकल के बच्चे ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, क्योंकि जो पहले बच्चे बुक से पढ़ते थे अब सारे काम फ़ोन पे भेज देते हैं, फ़ोन में बच्चे लगे रहते हैं, तो फ़ोन देखते कम है, क्या करते हैं, कितना कोई देखेगा क्या? मतलब पढ़ाई कम करते हैं? कम करते हैं, करने वाले करते भी हैं, लेकिन हमारे हिसाब से फ़ोन गलत है। अच्छा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वगैरह आती है वो तो सही है, लेकिन स्कूल में आने के लिए फ़ोन गलत है। फ़ोनों में जो काम आता है वो तो कम देखते हैं, और वो तो और चीज़ें देखते हैं बच्चे। मतलब गलत चीज़ें देखते हैं? हाँ। वीडियो वगैरह 3 है, ये 3 चली है, वो देखते हैं, और कार्टून वगैरह और वैसे भी आते हैं, वो सब देखते हैं। लेकिन स्कूलों से मेरे बच्चे तो जो है, मैं बता रही हूँ, वो देखते हैं, गलत चीज़ देखते हैं। स्कूल में आने के बाद पढ़ाई करेंगे, गेम खेलेंगे, क्या करेंगे, इसकी मतलब कोई निश्चित नहीं है। तो दोनों मतलब रूप में मतलब एक निगेटिव भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, एक पॉजिटिव भी पड़ेगा, दोनों पड़ेगा। हाँ, हमारे हिसाब से जो पहले था कि मतलब थोड़ा बहुत जो डिटेल्स वगैरह आती थी वैसे ही रहे तो सही है। पूरी तरह फ़ोन पे सब कुछ हो जाए निर्भर हुआ सही नहीं है। जो बच्चा है वो पढ़ने आया स्कूल में, अब स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल है, तो स्मार्टफोन की क्या रिक्वायरमेंट है आप बताइए। तो स्मार्टफोन में बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो क्लासेस वो टीचर कुछ और पढ़ाएगा, वो कुछ और पढ़ेगा, अपने फ्रेंड्स से बातें करेगा अंदर बैठ के। तो मेरे ख्याल से स्मार्टफोन अलाउ नहीं होना चाहिए। सबमिट करा दीजिए एंट्री के पॉइंट पर, जाते टाइम आप स्मार्टफोन वापस ले लीजिए, पर आप ड्यूरिंग द क्लासेस नहीं होना चाहिए, मतलब 1 to 8 पीरियड क्लासेस नहीं मिलना चाहिए स्मार्ट क्लासेस फ़ोन। लेकिन कई स्कूल अलाउड करते हैं कि क्लासेस में भी आप चला सकते हैं, या फिर उसमें कुछ काम दिया जाता है। तो कोई रीज़न पता होना चाहिए कि क्यों मतलब किस लिए करवा रहे हैं, कोई रीज़न पता होना चाहिए। अगर हाँ कुछ स्कूल बेनिफिट के लिए तो ठीक है, स्टूडेंट बेनिफिट ठीक है, अगर नहीं तो नहीं होना चाहिए मेरे। मैम स्मार्टफोन से ना अपनी एक अलग दुनिया बना देते हैं बच्चों की, जिसकी वजह से काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ का मतलब रिस्क भी होता है बच्चों में। मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ, तो मुझे ये पता है कि बच्चों को फ़ोन टीवी वगैरह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो इसीलिए फ़ोन्स तो नहीं अलाउड होने चाहिए बच्चों के लिए। जनरेशन जो है वो फ़ोन के बिना रह नहीं पाती है, सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, सारा काम स्कूल का सब उसी पर आता है। तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए दे दो ना, जिस टाइम के लिए उनको चाहिए। मतलब अगर पढ़ना है इन केस, तो आप पढ़ने के लिए दे दो, उस टाइम तक पढ़ के वापस ले लो आप उनसे। ज़रूरी थोड़ी है कि हर टाइम ही दिया जाए, पर आजकल तो सभी के पास रहता ही है पूरा टाइम, तो वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है। आम जनता की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा जगह जगह पब्लिक टॉयलेट बनाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी तरीके से देखभाल न होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शौचालय बने तो हैं, लेकिन वह इस काबिल नहीं है कि लोग इसका इस्तेमाल कर सके। इसी के साथ ही कई जगह ताला भी लगा दिया जाता है। वहीं जीटीबी इस हॉस्पिटल के ठीक सामने बने शौचालय को काफ़ी समय पहले बनाया गया था, लेकिन आम जनता के इस्तेमाल ना करने की वजह से इसे अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसे लेकर लोगों का कहना है कि शौचालय से काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी थी, क्योंकि यहाँ पर अवैध काम ज़्यादा होते थे, क्योंकि ये शौचालय काफ़ी सुनसान सड़क पर बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग नशा आदि करते थे, इसलिए इसे प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि शौचालय इस तरह से बनाए जाए कि आम पब्लिक के लिए इस्तेमाल करने में आसानी हो, चाहे वह महिलाओं के लिए बनाए जाएं या फिर पुरुषों के लिए, लेकिन इस तरीके से बने कि लोग इनका इस्तेमाल कर सकें और उनको बंद ना किया जाए, बल्कि उनकी देखभाल मरम्मत सही समय पर की जानी चाहिए। हाँ, काफ़ी टाइम से बंद हो गया, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह सब बंद कर दिए। फायदेमंद था जब बना हुआ था, चलता वो ज़्यादा बेस्ट था, जब बना हुआ तो अच्छी बात है। रोडों पे मूदते लोग, वहाँ कम से कम वॉशरूम था तो वहाँ तो होता ही था। ओके, फायदेमंद था। अभी कितना टाइम से बंद पड़ा हुआ है? काफ़ी टाइम हो गया इसको बंद हुए। जब चालू था तो मतलब ठीक था ये, फिर नहीं ठीक था, मॉल तो ठीक था, गंदगी तो कम ही होती है। मंदिर भी है साथ में बराबर में, सीधी सी बात है। अच्छा थोड़ा लगता है, मंदिर की दीवार है, हर इंसान समझता है इस चीज़ को। तो फ़ायदेमंद तो खैर इस वाली रोड पे तो स्कूल है, ऐसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी है कि बंद हो गया तो बेटर ही है, क्योंकि यहाँ पर उल्टे सीधे लोग आगे, जो कि बराबर में वाइन शॉप भी है, आगे आके अपना थोड़ा सा वो करते थे, तो अच्छा हुआ जो बंद हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं ऐसे नहीं, एक्चुअली मैडम ये जो रोड बनी हुई है ना, ये बच्चों के आने जाने के लिए रोड है, क्योंकि सामने ग्लोबल स्कूल है, तो यहाँ से जितने भी अगर जाता है, सपोज कोई गाड़ी वाड़ी तो आती नहीं है, बाइक वाले आ जाएंगे या फिर कोई इनके स्कूल वाली वैन आ जाएगी, अदरवाइज ठीक है, बेस्ट है, बंद होने बेटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब मोस्टली आपने देखा होगा यहाँ पर गेट लगा रखे हैं सबने, ये आउट ऑफ वही एक तरीके से रोड हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी को दिक्कत ये प्रॉब्लम ही नहीं है, तो बेस्ट है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शादरा उत्तरी क्षेत्र जनरल ब्रांच स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार स्थानीय जनप्रतिनिधि और जनता की शिकायतों पर वार्ड 236 करदमपुरी में दुर्गापुरी चौक से गोकुलपुरी चौक तक लगभग 6 किलोमीटर तक
का एरिया अतिक्रमण मुक्त कराया गया और इसी के साथ ही सामान भी जब्त किया गया। बता दें, इसे लेकर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों ने जमकर विरोध किया, लेकिन दिल्ली नगर निगम व पर्याप्त पुलिस बल के आगे इनकी कुछ नहीं चली। विदित हो कि इस क्षेत्र में निगम द्वारा रूटीन कार्रवाई की जाती रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अब शादरा उत्तरी क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सीबीएसई की परीक्षाओं में आज 10वीं क्लास के लिए साइंस का एग्जाम हुआ। हालांकि एग्जाम सीबीएसई बोर्ड के जरिए लिया गया, जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया और बच्चों ने बताया कि एग्ज़ाम काफ़ी लंबा था, लेकिन उसे करने में काफ़ी समय लग रहा था। साथ ही साथ सीबीएसई के अकॉर्डिंग इन एग्ज़ाम्स में टाइम काफ़ी कम दिया जाता है, जिससे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत होती है। साथ ही क्वेश्चन पेपर अगर लंबा आ जाए तो समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि आज का एग्ज़ाम बच्चों ने बताया कि काफ़ी अच्छा रहा, जिसमें उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद नज़र आ रही है। बहुत अच्छा आया था, जैसे हम लोग का सैंपल पेपर राइटनेस गया था वैसे ही आया था। अच्छे खासे मिल जाएंगे। कैसे मतलब कितने कैसे आया था मार्क्स? क्वेश्चन पेपर कैसा आया था? इजी था, टफ था, मॉडरेट था, नॉर्मल था, इजी भी नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था। लेंथी था क्वेश्चन पेपर? यस, थोड़ा बहुत लेंथी था। हाँ, थोड़ा बहुत लग रहा था कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, फिर करते समय लगा इजी है। और साइंस का था। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा गया था। हमें लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट आएगा, पर अब की बार तो आसान आया था कि बच्चों को एक बार समझ में आ गया बहुत इजी पेपर है। कितने टाइम में खत्म हो गया? पूरा टाइम ही लग गया था, बस 5 मिनट बचे थे। हम फ्री बैठे थे बस 5 मिनट के लिए। बढ़िया था। बढ़िया कैसे? इजी आया था? हाँ, मतलब थोड़ा टफ था, थोड़ा सा। भाई इजी आया था बहुत ज़्यादा। हाँ, कुछ छूट गया, 3-4 मतलब गलती की थी, मतलब टाइम नहीं मिला करने का। टाइम कम होता है। डीबीएससी में 2.5 घंटे मिलते हैं, सीबीएसई में 3 घंटे मिलते हैं, तो टाइम आधा घंटा तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। आधे घंटे टाइम होता था, मिलना चाहिए था। वो ज़्यादा मिलना चाहिए था। लेंथी क्वेश्चन पेपर था क्या? लेंथी था। दो क्वेश्चन छूट गए। तो लग रहा है कहीं ना कहीं मार्क्स से फर्क पड़ेगा। हाँ, दुखी होंगे। अब क्या करें, 3 घंटे नहीं मिलते। 180 250 नंबर स्कोरिंग पेपर आ जाएंगे। हाँ, इजी आता है, अच्छा आता है। अच्छा, तो मतलब करने में कोई दिक्कत लगती है कि लंबा लेंथी क्वेश्चन पेपर टाइम लगेगा ऐसा? ना, हाँ, कभी कभी जैसे एसएसटी वगैरह का एग्ज़ाम होता है ना तो लगता है। और बाकी जो शीट्स जो होती है ना उसमें लिमिटेड स्पेस होता है काम करने के लिए, बाकी सब ठीक है। कितने मार्क्स आने के लिए आ जाएंगे 85 अबव। फिलहाल आज के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।